लिख दिए। Such type of chemical reaction in which rate of reaction does not depends on either of concentration of reactant। किसी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तब केमिकल रिएक्शन को कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अब यहां से दिखाई दे रहा है रेट बराबर दिखाई पड़ रहा होगा ऊपर से ही, किसके, के बराबर। यानी के आपका क्या है, तो बताएंगे सर कि रेट कांस्टेंट है। के क्या है, तो रेट कांस्टेंट है, या इसी को क्या बोला जाता है, एक और नाम, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, है ना। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अरे बोलो, थोड़ा बोलो, यही सब बोलना चाहिए, इज इक्वल टू के, यानी रेट कांस्टेंट। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन rate of chemical reaction is equal to rate constant और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस बात पे, किसके बराबर हो जाएगा, तो रेट कांस्टेंट का। अब एक सवाल हो सकता है कि सर इसका यदि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो आखिर किस बात पर डिपेंड करता होगा, है ना। तो हम आपको समझाए थे कैटलिस्ट के एक्टिविटी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, एंजाइम्स के एक्टिविटी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, वैसे केमिकल रिएक्शन को ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। नहीं समझे, एग्जाम्पल देते हैं। लिख दिए। एग्जाम्पल, एंजाइम मेडिएटेड केमिकल रिएक्शन, या फिर कैटलिस्ट मेडिएटेड केमिकल रिएक्शन, या फिर रिएक्शन अकरिंग एट द सरफेस ऑफ मेटल। अब देखो, रिएक्शन एक एक करके थोड़े नहीं याद रखेंगे। जिस रिएक्शन में एंजाइम्स लगा हुआ होगा जीरो ऑर्डर, जिसमें कैटलिस्ट लगा हुआ होगा जीरो ऑर्डर, रिएक्शन अकरिंग एट द सरफेस ऑफ मेटल, इसको थोड़ा सा समझ लो। सरफेस ऑफ मेटल पे कौन सा रिएक्शन होता है, कैसा रिएक्शन, और वो किस बात पे डिपेंड करेगा। तो बात ये होता है, लिखो लिखो लिखो, जल्दी जल्दी से लिख लो। एक्चुअली में सॉलिड सरफेस में ना, सॉलिड मेटल में
सॉलिड मेटल में ऐसे देखो, ऐसे थोड़ा सा समझा देते हैं इसको, रिएक्शन अकरिंग एट सरफेस ऑफ मेटल। ये एक मेटल एटम जो गोल बनाए, थॉमसन साहब कहे थे कि एटम इज स्फेरिकल। जब कभी एटम या मॉलिक्यूल दिखाना होता है तो कोई इस तरह से दिखाता है तो सरासर गलत, ऐसे कोई एटम नहीं दिखाया जाता है। कोई एटम दिखाना होगा तो क्या ही दिखाएंगे, स्फेरिकल, ठीक है। स्फेयर सॉलिड में शायद आप लोग को पहले से पता भी हो, इसके जो अंदर वाले पार्ट है ना, इसको कहते हैं बल्क, और ये जो ऊपर से दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं सरफेस, है ना, इसको कहते हैं सरफेस। तो बोलेंगे सर बल्क और सरफेस में अंतर क्या है सॉलिड में? तो अंतर है, आप देखो थोड़ा सा समय देते हैं इसको। यहां पे यदि कोई पार्टिकल होगा बल्क में तो इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल होगा या पार्टिकल होगा, यानी चारों तरफ से इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। लेकिन यदि कोई सरफेस पे पार्टिकल है तो इसमें कितना तरफ से लगेगा? बोलेंगे सर एक तरफ तो हो गया, एक तरफ इधर लगेगा और एक तरफ इधर भी लगेगा, लेकिन ऊपर में कोई पार्टिकल तो नहीं है। दैट इज वाई दे कॉल्ड एज सरफेस। तो तीन तरफ से जब फोर्स लगा तो क्रिएट कर दिया ये अनबैलेंस्ड फोर्स। यहां पे फोर्स क्या हुआ, तुम लोग इतना भी नहीं बताएगा जी। यहां पे फोर्स क्या हुआ, बैलेंस। बल्क में जितने पार्टिकल है उसमें फोर्स क्या है, लेकिन सरफेस पे जो पार्टिकल है उसमें फोर्स अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए सरफेस पे ये किसी मॉलिक्यूल को अपने ऊपर क्या कर लेता है, एडजॉर्ब। क्या कर लेता है, एडजॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं। एब्जॉर्प्शन अलग चीज है और एडजॉर्प्शन अलग चीज है। तो क्या कर लिया, एडजॉर्ब कर लिया। एडजॉर्ब लिखेंगे, एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब। एडजॉर्ब यही तो समझाए, मतलब सट गया ना सरफेस पे पार्टिकल। क्यों सटा हम तो ये भी बता रहे हैं, समझिए आप लोग। क्योंकि सरफेस पे फोर्स कैसा है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए सरफेस पे ये नया पार्टिकल को क्या करता है, एडहेयर कर लेता है, सटा लेता है। फेनोमेनन को कहते हैं एडजॉर्प्शन। फेनोमेनन को कहते हैं एडजॉर्प्शन। अब यहां से लेके यहां तक ये सरफेस पे पार्टिकल कोई ना कोई सटेगा, दे विल कॉल्ड एडजॉर्ब। एब्जॉर्ब होता है तो पार्टिकल बल्क में चला जाता है, एडजॉर्ब होता है तो पार्टिकल कहां जाता है, सरफेस पे जाता है। तो देखो इतना छोटा सा बात था, छोड़ दिया जाता है इसको। रिएक्शन अकरिंग एट द सरफेस ऑफ मेटल। देखो अमोनिया मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसको प्लैटिनम के सरफेस पे एडजॉर्ब होना होता है, एंड देन इट विल डिकम्पोज इनटू N2 + 3H2, 2NH3, है ना। अमोनिया मॉलिक्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉर्ब on the surface of platinum, then it will dissociate. Now the rate of reaction of this reaction, rate बराबर that is minus dr/dt जिसको बोलते हैं, है ना, माइनस dr/dt बराबर k इंटू अमोनिया का कंसंट्रेशन का पावर कितना, 0। रिएक्शन इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो बोले सर किस बात पे डिपेंड किया यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन? तो इस बात पे डिपेंड किया कि अमोनिया का कितना मॉलिक्यूल यहां सरफेस पे एडजॉर्ब होगा। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, इट विल डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ, अरे बोलो जल्दी से, एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन।
तो ये नीचे लिख के समझ लो। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया occurs at the surface of metal platinum had adsorb on the surface of metal। साउंड कम नहीं करेंगे, कम बोलेंगे ही। हाँ, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया occurs at surface of metal platinum। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया occurs at surface of metal। कौन सा surface of metal? Platinum। and their rate of reaction depends on rate of adsorption of ammonia at the surface of platinum and not upon the concentration of ammonia taken in the reaction mixture। डायरेक्टली पूरी बात लिख भी दिया, एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन भी समझा दिया। अकेले मिल लीजिएगा, समझा देंगे समझा देंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया occurs at the surface of metal platinum and their rate of reaction depends on rate of adsorption। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है ना, जब आप आईआईटी मेडिकल में बैठ रहे होते हैं ना, तो एक क्वेश्चंस नहीं 4 ऑप्शंस बीच में होता है। वो 4 ऑप्शंस को भी जानना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन करेक्ट होता है। और वो 4 ऑप्शन मेडिकल और आईआईटी में ऐसा नहीं बनता है कि एकदम से वो टॉपिक से ही हटके ऑप्शन रहता है। ऑप्शन उसी के रिलेटिव या कंसर्न का होता है, तो एग्जैक्ट बातों को जानना पड़ता है। अब ये खुद ही वो लिख देगा कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो अब आप बताइए कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करता है। अब देखिए इसमें एक दूसरा ही केमिस्ट्री लग रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन हर समय कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता था, यहाँ पे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पे डिपेंड करता है कि प्लैटिनम के सरफेस पे अमोनिया कितना मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होता है। एडजॉर्प्शन का भी डिफिनेशन लिखना ही होगा लगता है तुम लोग को देख के। एडजॉर्प्शन को कैसे डिफाइन करेगा? एडजॉर्प्शन को डिफाइन कैसे करोगे? ठीक ही बोलता है। एक्युमुलेशन ऑफ पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, एक्युमुलेशन ऑफ पार्टिकल
ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कॉल्ड एडजॉर्प्शन। एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, HI 2HI गोल्ड के सरफेस पे H2 + I2 है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ HI occurs on the surface of gold। सुनता समझता नहीं है बातों को, तब नहीं ऐसे बोलते रहता है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ HI डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ एडजॉर्प्शन of HI on the surface of gold। दो रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल दिए। पीछे आगे बैठो ना यार, कभी उसका साउंड कम कर दें, कभी उसको बढ़ा दें, कभी घटा दें। ये सामाजिक बात है ना, यहाँ पे एडजस्ट करके चलना पड़ता है, तुरते तुरते कुछ नहीं होता है। आप देखिए वो इसके लिए है ना कि वो आप कंसंट्रेट करिए हमारे ही बातों के तरफ, आप सुनना चाहता है आपस की बातें। हाँ यही 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 देखिए, यही ये जो ये एकदम परफेक्ट सूट है ये सब बाराती जाने वाला। ये सब बचवे वही है ना। सब गांव समाज में कितना ज्यादा जरूरत है ऐसा बड़ा बच्चा का, ठीक है। बिना इसके संभव ही नहीं है, ऐसा 10-20 ठो को ले जाना पड़ता है ना, खोज खोज के ही चलेगा, ही चलेगा, ताकि वहाँ पे सब जाकर के अच्छे से शूट रहे, साउंड वगैरह। देखिए 2 IIT का सवाल किए यहाँ पे। HI का डिकम्पोजिशन कहाँ पे हो रहा है? सरफेस ऑफ गोल्ड पे। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ HI किस बात पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पे। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कंसंट्रेशन पे नहीं कि कितना HI लिया गया, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। रेट ऑफ इस रिएक्शन का -dR/dt लिखना है, क्या लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे बताओ? K इंटू, देखो देखो यहां समझो, सुनोगे ना तो आवाज भी अच्छा लगेगा, हवा भी ठीक ही ठाक लग रहा होगा। सुनते नहीं हो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है तुमको।
माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के इंटू एच आई का पावर क्या लिखेंगे, 0, या फिर एच आई का पावर एच आई लिखेंगे ही नहीं, या फिर इसका सीधा माइनस डी आर बाई डी टी बराबर क्या लिख देंगे, बराबर के लिख देंगे, है ना। अब इसी माइनस डी आर बाई डी टी को इंटीग्रेट करके सॉल्व किया जाता है, इसीलिए टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बताओ बताओ क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड नहीं करता, उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाए, उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। दो बात बता दिया। एग्जाम्पल क्या होगा, तो कहेंगे सर जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट के वजह से रिएक्शन हो रहा होगा, जिस रिएक्शन में एंजाइम्स लगा हुआ होगा, या फिर जो रिएक्शन किसी मेटल के सरफेस पे हो रहा होगा। बोले सर मेटल के सरफेस पे हो रहा होगा, समझ नहीं आया, तो हम आपको बताएं कि कोई भी मेटल, सॉलिड मेटल गोल होता है, और ये गोल मेटल में दो बातें होती है, एक होता है बल्क और दूसरा होता है सरफेस। मतलब समझ लो, एगो पेट होता है, एगो पीठ होता है। तो बल्क में चारों तरफ से बैलेंस हो जाता है फोर्स, पार्टिकल से पार्टिकल चारों तरफ से कनेक्टेड होता है, लेकिन सरफेस पे तीन ही तरफ से पार्टिकल कनेक्ट करता है, एक ऊपर वाला फेस खाली होता है, जिसके वजह से अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है। यही अनबैलेंस्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए सरफेस पे कोई पार्टिकल सट जाता है। इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। तो कुछ रिएक्शन वैसे होते हैं जो सरफेस ऑफ मेटल पे होता है, मीन टू से कि हाइड्रोजन आयोडाइड है या अमोनिया था जो प्लेटिनम के सरफेस पे हो रहा था, तो प्लेटिनम के सरफेस पे वो पहले एडजॉर्ब हो रहा होगा। जितना ज्यादा एडजॉर्ब होगा उतना ज्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। कितना कंसंट्रेशन लिए हैं इस पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड किस पे कर रहा है कि गोल्ड का कितना सरफेस एरिया अवेलेबल है एच आई के एडजॉर्प्शन के लिए। अब तुम लोग एडजॉर्प्शन का डिफिनेशन भी लिख दें। हाँ, एडजॉर्प्शन एक्यूमुलेशन ऑफ, एक्यूमुलेशन, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस होता है, पहले तो ये बात समझना है। हाँ, और एडजॉर्प्शन मतलब सटना, है ना। तो एडजॉर्प्शन है, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल at the surface of metal, known as adsorption। दूसरा एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल in the bulk of solid, known as absorption। एक टर्म और मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड जॉब्सन। तीसरा टर्म जॉब्सन। जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ होता है तो उसी को जॉब्सन कहते हैं। जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ होता है, व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन occurs
साइमल्टेनियसली। फेनोमेनन नोन एज जॉब्सन, ये सब डिफिनीशन है। फेनोमेनन नोन एज जॉब्सन, पहले ये सब भी लिखा नहीं कर किया जाता था, आज से 5 साल पहले, मतलब अपने से लिखेगा। अब ये सब भी लिखते हैं, एक आधा अक्षर यही से बना दे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ये सब डिफिनीशन है। पार्टिकल सरफेस पे सटेगा, एडजॉर्प्शन। क्यों सटेगा, क्यों सटेगा बताओ? हाँ, अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए सटेगा। और यदि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कोई पार्टिकल उस पर चिपक गया, एक्युमुलेट हो गया, तो उसी फोर्स के बराबर एनर्जी रिलीज भी होता है, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। और एक बहुत कॉमन इसका एग्जाम्पल है, हालांकि ये इधर टॉपिक में थोड़ा सा डेविएशन है, रूम फ्रेशनर लगाते होंगे रूम में, एयर फ्रेशनर है ना, या कपड़े के बक्से में नेफ्थलीन बॉल रखते होंगे, ओडोनिल या एंथ्रासिन रखते होंगे। ये क्या करता है, अपने सरफेस पे जो स्मेलिंग कंपाउंड है उसकी को एडजॉर्ब करा लेता है, क्योंकि वो यदि घूम रहा होता है तो पूरे रूम में स्मेल होगा, और यदि वो बॉल पे सब सट जाता है जाकर के, तो फिर धीरे धीरे स्मेल क्या होगा, कम हो जाएगा। सिंपल एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल। ये 3 बात अलग से लिखें, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ना है हम लोगों को। हो गया बड़े? बड़े एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली होगा, यानी पार्टिकल कुछ सट भी जाए और कुछ बल्क में भी चला जाए, तो उस फेनोमेनन को क्या कहेंगे हम, जॉर्प्शन कहेंगे। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, कोई रिएक्टेंट है, अब प्रोडक्ट बना है ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ही है, तो यदि ये जीरो ऑर्डर है तो क्या ही लिखेंगे बताओ, माइनस डी आर बाई डी टी बराबर सीधा के, और एक फिर से हेडिंग बनाए हैं इसलिए आर का पावर 0 लिख देते, जीरो ऑर्डर दिखाई दे देगा पावर में है तो, माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के, तो माइनस डी आर इज इक्वल टू के इंटू डी टी, तो डी आर इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। अब इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अपॉन
इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, लिखो लिखो लिखो। देखो बदमाशी जो करते हो ना आपस में, जो थोड़ा थोड़ा सा बोलते रहते हो ना, यही तुम्हारा सबसे बड़का दुश्मन है, दूसरा और कोई नहीं है। स्वयं का दुश्मन स्वयं ही है। हम्म। हाँ, स्पीकर दुश्मन तभी तो बनता है। अब देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताइए आप, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। तब ना साथ लेके चलते कि इसके बाद क्या होगा, आप बोलते जाते हम लिखते जाते, तो हो जाता वो ढंग से कि भाई अब आप भी इसको एग्जामिनेशन में लिख देंगे। कुछ नहीं बोलेंगे। क्या करेंगे इंटीग्रेट करके, क्या लेके आना है बताओ। मैथ्स में इक्वेशन पढ़ता होगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ठीक किया है। देखो देखो शुरू हो गया फिर। आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई लिखते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखो अब यहां से तुम लोग बोलो, एट टाइम टी बराबर 0 सेकेंड, है ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आर बराबर आर नॉट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, माने कहीं से आया नहीं, आर बराबर आर नॉट। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। बोलो कितना लिख दें आर के जगह पे, आर नॉट बराबर माइनस के इंटू, यदि इस आर को आर नॉट लिखेंगे तो टाइम को क्या लिखना पड़ेगा 0, प्लस क्या लिखेंगे आई, दैट इज आई इज इक्वल टू क्या हो गया आर नॉट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1। देखते रहना सब अच्छा लगेगा जब साथ रहोगे। तो R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, माइनस के टी प्लस आई के जगह पे आर नॉट, बस यही इतना था इसमें। अब क्या लिखेंगे बताओ, R इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट, इधर लेके गए बराबर माइनस के टी। तो बताओ आर नॉट माइनस आर लिख दें तो बराबर क्या लिख देंगे के टी। तो रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट कांस्टेंट ही तो था, तो के बराबर क्या लिख दें आर नॉट माइनस आर बाई टाइम टी। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
ये जो अभी बुलवा रहे थे वो यदि कर लेते ना, तो जो ऐसे करते होंगे आप लोग, एक झल मूडी देखते, नीचे ऊपर नीचे फिर बोर्ड, एक लाइन लिखे फिर बोर्ड, एक लाइन लिखे फिर बोर्ड, ऐसे क्या होगा, 2 बार 3 बार मूडी उठाते पूरा बोर्ड। ये डिफरेंसेस होता है। आजकल एक आध को भाई साहब कहेगा हम तो सर मुड़िए ना उठाते, बोले कहा है, तो पहले ही मैं फोटो खींच लिए थे, अब नीचे देखते रहते हैं। अब कहा मुड़ी उठाए। एक पूरा डेरिवेशन था ना, इसलिए एक जगह पे लिखना था। ये पूरा एक बार आपको लिखना पड़ सकता है कि राइट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक ही जगह थोड़ा सा याद करना है आपको, अपॉन इंटीग्रेशन दिस इक्वेशन आर बराबर माइनस के टी प्लस आई। अब जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे आप मैथ में तो फॉर्मूला डिराइव होगा। है ना, ऐसे इंटीग्रेट किया जाता है, ये तो पते होगा, दिन भर यही तो करता है सब। माइनस के और डी टी को इंटीग्रेट कर देंगे टाइम t बराबर 0 सेकेंड से t सेकेंड तक, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल r नॉट से r तक। ऐसा कर कुछ पढ़ा नहीं तुम लोग जो है, कहता नहीं खाली याद नहीं रखता है और क्या। हाँ ठीक, वही वही एक लाइन यहाँ से जो शिफ्ट होता है ना इसमें, इससे यही थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। देन आफ्टर कुछ नहीं है, देन आफ्टर सिर्फ इधर उधर रीअरेंज करना है। हो गया, हो गया। हम मेन इक्वेशन कौन सा था, तो हम लोग इसी को तो रीअरेंज करते रह गए जी, इसको इसी को रीअरेंज किया। इसके बाद तो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है सिर्फ, यहां से कुछ है इसके बाद यानी ये यहां से लेकर के यहां तक थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा। आज ही जाकर के घर पे 1-2 बार डिराइव करने का प्रैक्टिस चाहता है। ये आया, इसके बाद तो फिर इसको उधर कर दिए। हो गया, बड़े इस इक्वेशन को ध्यान रखना, इसको आगे पढ़ाएंगे। R इज इक्वल टू ऐसे नाउ, अब ये आपको वहां पे लिखना नहीं है, वो इक्वेशन गेट हो चुका है। अब उसके बाद कुछ कुछ बात, R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस, बता दो कितना था, R नॉट। ये इक्वेशन देख के फिर से एक मैथ वाला इक्वेशन पे नजर डालो, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। थोड़ा सा और सपोर्ट कर देते हैं, इसको भी लिख देते हैं एकदम वैसे ही, R इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी। ये इक्वेशन बाई बराबर सी प्लस एम एक्स पे है। कितना छोटा बात है, 9वां 10वां में था पढ़ना, जहां पे बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिखाई देता है। अब बताओ, यहां आर इज ए फंक्शन ऑफ टी दिखाई देगा।
सी बराबर क्या है, आर नॉट, और एम बराबर क्या है, माइनस के। आणि दिस इक्वेशन follow equation of a straight line. So if we draw the graph in between R and T, it is a straight line with negative slope, minus k, and intercept is R naught. तो थोड़ा सा फिर इसको मैथमेटिकली हम लोग ग्राफ में चले जाएंगे। दिस इक्वेशन फॉलो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आजकल जानते हो, बता दें एक बात, हाँ यही आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लोग क्या कर रहा था कि ये वाला इक्वेशन में याद कर ले रहा था, कैसे ड्राइव व्राइव होगा, आईटी मेडिकल में तो आना नहीं है, तो इसी को रट लेते हैं। यही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जीरो ऑर्डर का, चूंकि एक फर्स्ट ऑर्डर का मिलेगा आगे। अभी ये रटता था तो ये पूछता ही नहीं, यहीं पर काम तमाम कर दे रहा है। यही से तो ये आया, तो ये भी तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन ही है ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, मेन तो यही है। इसलिए भी फर्दर डिस्कशन की जरूरत है, ग्राफ तो पूछता ही पूछता है। तो दिस इक्वेशन फॉलो इक्वेशन ऑफ कौन लाइन, a straight line. So the graph in between R and T, क्या हुआ जी, तुम गजबे गधा है। a straight line with, बताइए ना उसको, वो जो है बात समझा रहे हैं, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, ताकि आप हल्ला कर सको, इसी के लिए नहीं कर रहे हो ऐसे, ताकि आपस की बातें सुनाई दे आपको। इंटरसेप्ट इज आर नॉट, आर और टी के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा नेगेटिव स्लोप के साथ। आप शांत रहिए ना, हम इतना ना कमजोर आवाज से बोलेंगे कि आपको इरिटेशन नहीं होगा, आर और टी के बीच। लेकिन यदि आप हल्ला कीजिएगा तब तो हमें जोर से बोलना ही पड़ेगा ना। यहां से लेके यहां तक आर नॉट, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट का, इंटरसेप्ट कहते हैं इसी से। स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, ये ग्राफ कंसंट्रेशन आर और टी के बीच का है। अब ये ग्राफ बना के पूछता है कि ये ग्राफ कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। देखिए इतना सिंपल है, इसके लिए कितना परेशान हो, लेकिन जब तुम हल्ला करोगे तो हमको जोर से बोलना ही पड़ेगा ना। अब एकदम शांत रहो, एकदम से ऐसे पढ़ो। देखो एक ठो जो है जो माहौल बनाने में लगा रहता है, और दूसरा उस माहौल को कैच करने में। देखिए अब इसके ऊपर कोई बोलेगा कुछ, तो ये जो ग्राफ है कंसंट्रेशन आर और टी के बीच का है, और इसमें स्लोप नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो ये ग्राफ दे करके भी पूछा जाता है कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को दिखा रहा है। तो कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को दिखा रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए।
लिख दिया, हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लिखिए ना जी, लिखिए ना, छुट्टी काहे होगा। बहुत पढ़ाना है हमको यार, हम पढ़ाते बहुत हैं। हम इवन अंतिम अंतिम दिन तक पढ़ाते ही रहते हैं। हाँ, हम कह तो दिए कि हम ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि आप कहिए कि ये वाला बतवा सर नहीं पढ़ाए थे। आप ये सोच सकते हैं कि सर तो पढ़ाइए दिए थे, हम ही जो है लिखवे नहीं किए थे वो दिन, या गेवे नहीं किए थे वो दिन, ये सब आप सोचिएगा। हम्म, वो भी दे दिया जाएगा। वो तो नहीं है मेरे पास। क्या बात करता है, इतना इतना करेजा देखो मेरा सब बैठल है। करे, करेजा नहीं। तुम लोग तब तुम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 2000 लड़का है, ले जाओ यहाँ, कम कर लो। गज गजबे। हाँ ये देखिए ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए, जिसका ऑर्डर मतलब कि फर्स्ट होता है वो तो जानते हैं पहले से, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन पावर वन पे डिपेंड करेगा उसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब डिफाइन कर देते हैं, पहले देख लीजिए आप, ए प्लस बी बी दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, है ना। अब माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के इंटू ए का पावर वन। और यदि बी लिखा हुआ है तो बी का पावर जीरो कर देते हैं, हो गया तेरा काम। हम सोचे कि पढ़ेगा, ठीक किया। तो वन प्लस जीरो वन ही हुआ ना, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए का पावर जीरो हो सकता है, बी का पावर वन हो सकता है। मतलब दोनों तरफ से देख के हम लोग को ये कहना है कि यदि एक ही कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा, कितना कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा, एक ही, चाहे इसी पे चाहे उसी पे, है ना, तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या और तहकीकात करें तो हाफ हाफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे डिफाइन किया जाएगा कि एक ही कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करे, तो उसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। such type of chemical reaction in which rate of reaction depends on only one concentration term
it called as first order रिएक्शन। इसका भी एग्जाम्पल पहले भी बताए हैं, कौन सा? एक हाइड्रोजनेशन बताए होंगे, एक रेडियो एक्टिविटी बताए होंगे। Such type of chemical reaction which depends on कितना concentration term? Only one concentration term, only one concentration term। ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल decomposition of N2O5 हाइड्रोजिनेशन। देखो हाइड्रोजिनेशन बहुत रिएक्शन होता है, याद करो ऐसा कुछ होता था, अल्कीन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके, है ना, यहाँ पे कैटलिस्ट होता था निकेल प्लेटिनम कुछ भी, क्या बन जाएगा ये? CH3 तो यहाँ पर जो है ना माइनस dr/dt बराबर लिख देंगे K इंटू CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्किन का कंसंट्रेशन। पावर कितना है यहाँ पे? 1। इनिशियल कंसंट्रेशन R0 और फाइनल लेंगे R बाद में। और एक एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन का कोई भी रिएक्शन, रेडियो एक्टिविटी, इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रे याद होगा, इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज फ्रॉम द सबस्टांस। आजकल देखिए इसमें ऑप्शन बना रहा है, एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी है, आर्टिफिशियल नेचुरल से कोई मतलब नहीं है। रेडियो एक्टिविटी नेचुरल लिखा रहे या फिर आर्टिफिशियल लिखा रहे। रेडियो एक्टिविटी का कोई भी फेनोमेनन एग्जाम्पल जो लिख दिए ना, एक्चुअली में ये एनसीईआरटी से एग्जाम्पल है,
तो एग्जाम्पल की कमी तो नहीं है, जितना बुक उतना एग्जाम्पल, लेकिन ये एग्जाम्पल भूलने वाला नहीं। ये एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, आपको परीक्षा में एग्जाम्पल्स आएगा तो यही आएगा। इसके अलावा 10 को आप रटे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। अब रेडियो एक्टिविटी याद दिलाएं, थोड़ा सा समय दोगे तो कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। याद हो, यूरेनियम 92-238, एक अल्फा रेज इमिट करेगा। तो अल्फा रेज में क्या रहता है? हीलियम 4 2। तो यूरेनियम से 2 कम 90, कौन सा सबस्टांस बन जाएगा? थोरियम 90, और ऊपर हो जाएगा 234। समझ रहे बात? अब ये कैसा रिएक्शन का एग्जाम्पल है? रेडियो एक्टिविटी। -dr/dt, इस रिएक्शन का -dr/dt क्या होगा? K इंटू यूरेनियम 92 और 238 पावर 1, that is called first order rate of reaction. लिखिए लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से। अभी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाना है। तीन एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, हाइड्रोजनेशन, रेडियो एक्टिविटी। हाइड्रोजनेशन कैसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? अरे बोलो ना रे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर। रेडियो एक्टिविटी नेचुरल हो चाहे तो आर्टिफिशियल हो, उससे मतलब नहीं है। इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज नेचुरली हो, आर्टिफिशियली हो, इजराइल में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, इससे कोई मतलब नहीं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अल्फा बीटा गामा रेज खतरनाक रेज होता है, पता है ना जी? ये बॉडी में पेनिट्रेट कर जाएगा बिना आपसे पूछे, और सोमैटिक सेल के साथ गैमेटिक सेल भी चेंज कर देगा, यानी बर्बाद करेगा। सोमैटिक सेल ग्रोथ वाला सेल, गैमेटिक सेल रिप्रोडक्टिव सेल, ये दोनों को डैमेज पहुंचा सकता है बिना कोई आवाज किए हुए, है ना? तो काफी डेंजरस है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड। अब इतना पतला काहे लिखा रहा है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बनाइए हेडिंग, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नहीं होगा फर्स्ट ऑर्डर तक, जीरो और फर्स्ट, जीरो और फर्स्ट ही है।
बना दिया। अब देखो मेरे साथ, फिर से लिखेंगे, कोई रिएक्टेंट होगा जो बन रहा होगा, प्रोडक्ट टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे हम लोग R0 लेंगे कंसंट्रेशन पिछली बार की तरह ही, और टाइम t सेकेंड पे हम लोग कंसंट्रेशन R ले लेंगे। ठीक है, यही इतना चेंज तो करते हैं जो बाद में लेते हुए दिखाई देता है। ठीक है, टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे इनिशियल कंसंट्रेशन बोला जाएगा इसको, इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसको बोला जाएगा कंसंट्रेशन एट टाइम, जो पिछले बार लास्ट में लिखे था इस बार पहले ही लिख देते हैं, यही बीच में मानना होता है। अब देखो, इस रिएक्शन का -dr/dt, -dr/dt किसको बोलते हैं, रेट को बोलते हैं, बराबर k इंटू क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट का पावर 1 माइनस dr/r, इधर वाला r, बराबर अब क्या लिखेंगे, k इंटू डी टी, नहीं लिखेंगे जी, तो -dr/r की जगह dr/r कर देंगे, बराबर -k इंटू डी टी। बस कितना छोटा छोटा अंतर आपको दिखा रहे हैं। फिर क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अपॉन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, अपॉन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन। ये भी 3 कॉलम में जाएगा, इसलिए देखते रहना। क्या लिखेंगे, ln r बराबर -kt प्लस आई, हाँ मैथ में c भी लिखते हैं। अब वेयर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट एट टाइम t बराबर 0 सेकेंड, r इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, R0। अब पुट करेंगे इसमें वैल्यू, देन ln R0 बराबर -k इंटू 0 प्लस आई, सो I इज इक्वल टू ln R0। पुट द वैल्यू, एकदम स्मूथ है, ऑफ I इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है ना। अब क्या कर दें, ln R इज इक्वल टू -kt प्लस आई की जगह पे ln R0। मेन इक्वेशन तो यही इंटीग्रेशन का है। अब इसी को मैथमेटिकली इधर उधर करेंगे और क्या करेंगे, ये देखो, ये अब मैनेज कर देंगे इसको, ऐसे। अब देखो ऐसे, ln r बताना माइनस ln R0 बराबर क्या लिखा जाए, -kt, तो ln R0 माइनस ln r इज इक्वल टू kt, तो k इज इक्वल टू log a माइनस बी बराबर log a बटा b होता है, ध्यान में रखना है। क्या निकल के आ रहा है, 1/t ln R0 माइनस ln r। अब k बराबर 1/t तो ठीक है, ln R0 बाई r,
अब एलियन को सॉल्व करते हैं लॉग में, तो 2.303 लॉग बेस 10 लिखाता है, तो के बराबर क्या लिख दें? 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर, है ना? दिस वन इज अ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये पूरा लिखना है तब जब आएगा कि डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ हाँ, ये पूछता है, यही डेरिवेशन तो यहाँ पे पूछता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेरिवेशन कौन सा? नस्ट इक्वेशन वाला पूछता है। यहाँ पर इस चैप्टर में ये वाला डेरिवेशन पूछता है। सॉल्यूशन में एक वो प्रॉपर्टीज पूछता है, वो तीन ही क्वेश्चन 3 चैप्टर में डेरिवेशन वाला है, लंबा है, 3 नंबर का या 5 नंबर का लिखने वाला है ना, 5 नंबर का। वो सॉल्यूशन में कि ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है बताइए, प्रूव कीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन गैल्वेनिक सेल का, और केमिकल काइनेटिक्स में राइट द इंटीग्रेटेड डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यही 3 क्वेश्चन तो गेस ही होना है लंबा वाले में। आप देख लीजिए पेपर में 5 साल 10 साल का, तीनों में से कुछ न कुछ आएगा। इसमें से एक ठो और यदि इस साल वो आया है तो हाफ लाइफ पीरियड रहता है एक ठो आगे फर्स्ट ऑर्डर का, वो बताइए। और इसमें दम कितना है जी? इतना तो ये ऐसे ही लिखा हुआ, सिर्फ इतना दूर में दम है, ये इतना दूर कर लो आप। फिर ये तो देखो मैथ ही है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। यहां तक पहुंचना है, इंटीग्रेशन आना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए वो।
हो गया। अब देखिए वो आर नॉट क्या था, शुरू में लिख दिए थे, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, और वो आर क्या है, टाइम टी सेकेंड, जो टाइम यहां पुट होगा उसी टाइम पे कितना कंसंट्रेशन है यहां पे लिखाएगा, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और के हो गया आपका रेट कांस्टेंट। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकल नहीं जाएगा, माइनस डी आर बाई डी टी बराबर क्या लिखना है, के इंटू आर। तो यदि रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो के निकल गया यहां से, अब के में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन गुना कर देंगे, आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। ठीक है जी। इस इक्वेशन को थोड़ा आगे बढ़ा के ग्राफ खींचना होगा। नाउ एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट आया था, और इसी को लिख देंगे, देखना फिर से ग्राफ खींचेंगे, एल एन आर बराबर एल एन आर नॉट माइनस के टी। क्या ये इक्वेशन बाई बराबर सी प्लस एम एक्स पे है? नहीं है जी, बाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, सिमिलरली एल एन आर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। क्या, तो क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन फॉलो equation of a straight line, so the graph in between ln r and t is a straight line with कैसा स्लोप, नेगेटिव स्लोप कितना, माइनस के, एंड इंटरसेप्ट इज ln r नॉट। अब इसमें यदि ग्राफ खींचेंगे, थोड़ा ध्यान देना, एक ही जैसा होता है, कंफ्यूजन होता है, एल एन आर और टी के बीच का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, और ये यहां से लेके यहां तक एल एन आर नॉट। ग्राफ तो पहले जैसा ही लग रहा है, ग्राफ तो पहले जैसा ही लग रहा है, लेकिन ग्राफ किसके किसके बीच है, ये एल एन आर और टी के बीच है, पिछला वाला आर और टी के बीच है, ये ध्यान में रखना होगा। और एल एन आर के बजाय लॉग लगा दें, लॉग आर और टी के बीच ग्राफ हो, तब भी ग्राफ तो ऐसा ही आएगा, केवल स्लोप की वैल्यू माइनस के बाई 2.303, log r नॉट। हो ही गया।
हम्म, कब है? अभी तो दिन है। हम्म, 9, 10, 11, 12, 13। हम्म, 7, 8, 9, 10। हम अभी देखे नहीं। देख, ठीक है। हम्म, ठीक है। ठीक है। हाँ, नहीं, बुधवार से बुधवार तक। यही ना कह रहे हैं। हाँ, बुधवार से बुधवार तक ना। हाँ, फ्राइडे और मंडे छुट्टी दे देंगे। तो बुधवार को पढ़ाएंगे, फिर बुधवार को ना पढ़ाया जाएगा। नहीं, निचोड़ बता दिए आपके बातों का। एक और ग्राफ, ये वाला। इसमें ना ये पूरा का टी के साथ रहता है। तो ये पूरा का टी के साथ रहेगा ग्राफ। बना लिया जी। तो एक ग्राफ ऐसा भी, एल एन R0/R पूरा और टाइम टी के बीच। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगा और स्लोप इज इक्वल टू के। ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है। ग्राफ से दिखा करके पूछता है एक्चुअली में कि कौन सा ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का है। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है। और एक ये देखो, log R0/R और टाइम टी के बीच का ग्राफ। स्लोप इज इक्वल टू K/2.303। चार ग्राफ खींच दिए जी लगातार, सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। देखिए, हो ही गया। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हो गया। अब नोमेरिकल कुछ बताना है, अगले दिन होगा। मतलब अभी से सब सोचने लगा नहीं कि छुट्टी कब होगा। ठीक है।
बाकी सब सर लोग देंगे तभी ना। अच्छा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। डेरिवेशन कर दीजिएगा, उसके बाद फिर वहाँ के आगे थोड़ा बहुत बताना है, क्वेश्चन कराना है, अगले दिन हाफ लाइफ पीरियड पढ़ाना है। तो हम सोच रहे हैं कि रक्षाबंधन से पहले इस चैप्टर को